आज अपना टॉपिक है आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370। संविधान के अनुच्छेद 370 की जो गलत भ्रांतियां हैं और 370 में जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको हम लोग थोड़ा लीगली चर्चा करके देखते हैं कि आखिर 370 है क्या वाला। शुरुआत थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कर लें तो अच्छा होगा। ये पूरा का पूरा प्रकरण शुरू होता है 1937 से 1937। पूरे भारतवर्ष में 1937 में एक चुनाव हुआ जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से गवर्न हो रहा था और उस चुनाव में कांग्रेस को एक भारी सफलता मिली और जो मुस्लिम पार्टियां थीं उनको थोड़ा सा झटका लगा। थोड़ा सा झटका क्या लगा, कुछ एक दो प्रांत को छोड़कर उनको झटका ही लगा। ऐसा देखने के बाद चूंकि जिन्ना उस समय के बड़े लीडर हुआ करते थे तो उन्होंने इसका विरोध कर दिया। अभी 1939 में वर्ल्ड शुरू हो गया, 1939 में वर्ल्ड शुरू हो गया और वर्ल्ड शुरू होने पर भारत का जो वायसरॉय था उसने भारत को भारत की असेंबली से बिना पूछे युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। यानी कि हमको सीधा सीधा 1939 के वर्ल्ड का हिस्सा बना दिया। अगर भारत में एक असेंबली थी और आम चुनाव था और रिप्रेजेंटेशन हो रहा था तो तरीका तो ये होना चाहिए कि पहले उससे सहमति ले लें, लेकिन भारत के वायसरॉय ने ऐसी कोई सहमति भारतवासियों से नहीं ली। उस समय का वायसरॉय हुआ करता था भारत में लिनलिथिगो भारत का वायसरॉय हुआ करता था, उसने कोई सहमति नहीं ली। इसका परिणाम ये निकला कि 15 नवंबर सन 1939 15 ऑफ नवंबर 1939 को पूरे के पूरे विधानमंडल ने इस्तीफा दे दिया। ये हम ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहे हैं, प्रिंसली स्टेट्स की बात नहीं कर रहे, लेकिन ब्रिटिश इंडिया में जो चल रहा था उसका इफेक्ट पूरे भारत पर यानी कि प्रिंसली स्टेट्स पर भी पड़ता था, क्योंकि सूचनाएं तो वही हैं, पॉलिटिक्स तो सब जगह की वैसी थी लगभग 19-20। मुस्लिम लीग ने क्या किया, 22 दिसंबर सन 1939, चूंकि इन्होंने इस्तीफा दिया 15 नवंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाया। मुक्ति दिवस मतलब कांग्रेस से मुक्ति, कि भाई इन्होंने इस्तीफा दे दिया, अच्छा हुआ हमको मुक्ति मिल गई। ये जो उनका मुक्ति दिवस था ये पूरा का पूरा षड्यंत्र बनाया हुआ इंग्लिश गवर्नमेंट का था। ये डिस्टर्बेंस 1939 की बाकी स्टेट्स में भी गई, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का चक्कर था तो बाकी स्टेट्स में भी गई। उस स्टेट में जम्मू एंड कश्मीर के हिस्से में भी डिस्टर्बेंस आया, चूंकि जम्मू का पार्ट कश्मीर था। कश्मीर एक कंफ्यूजन रहता है कश्मीर और जम्मू का। कश्मीर का पार्ट जम्मू नहीं था, जम्मू का पार्ट कश्मीर था। जम्मू में कश्मीर का विलय हुआ था, ना कि कश्मीर में जम्मू का विलय। और महाराजा जम्मू में बैठते थे। कश्मीर का हिस्सा चूंकि मुस्लिम बाहुल्य था इसलिए वहां पर डिस्टर्बेंस शुरू हो गई। महाराजा ने क्या किया कि वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी। उसका सोल्यूशन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में निकाला। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बना दी? उन्होंने कहा भाई अगर आपको कुछ लगता है गड़बड़ तो फिर देश की जनता इकट्ठी हो जाए और एक विधानसभा बना लीजिए और विधानसभा में सारे बहुमत से आप जैसा तय करेंगे वैसा हो जाएगा। कारण क्या था? क्योंकि इधर लिनलिथिगो ने वर्ल्ड में भेज दिया था हमको और विधानसभा से पूछा नहीं। तो महाराजा नहीं चाहते थे कि उनके स्टेट में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस हो। मुस्लिम लीग अलग राग अलाप रही थी। प्रिंसली स्टेट्स में ऐसा करने वाले कई एक राजा थे जिन्होंने ऐसा अपने यहां किया। तो यहां पर जम्मू कश्मीर के राजा ने भी ऐसा किया और 1939 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी जो बाद में लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में बाहर आई। ठीक, ये हो गया। अभी ये सब कुछ चल रहा था। 1942 में गांधी जी ने इधर भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया और इस पीरियड में अभी वर्ल्ड वार चल रहा था।
वर्ल्ड वार चल रहा था, वर्ल्ड वार खत्म नहीं हुआ, वर्ल्ड वार चल रहा था, और उसी समय गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया भारत में। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसकी आग बड़ी तेजी से लगी। नतीजा ये निकला कि वर्ल्ड प्रेशर में मतलब खासतौर से हम लोग कहें कि रशिया के प्रेशर में इंग्लैंड को यह डिसाइड करना पड़ा कि भारत को आजाद करना पड़ेगा। उसका एक कारण बहुत महत्वपूर्ण है। रशिया भी ऐसा क्यों कर रहा था, उसका भी महत्वपूर्ण कारण है। रशिया और चाइना ने उस समय भारत को स्वतंत्र करने का अब प्रेशर बनाया। उसका कारण था कि भारत में जो जम्मू और कश्मीर का प्रांत था, उसमें 6 राज्यों की बाउंड्री लगती थी। जम्मू और कश्मीर राज्य में चीन की बाउंड्री लगती थी, तिब्बत की बाउंड्री लगती थी, रूस की बाउंड्री लगती थी, अफगानिस्तान की बाउंड्री लगती थी, और भारत और कुछ और हिस्सा लगता था। इस प्रकार जम्मू और कश्मीर से इन 5-6 राज्यों की बाउंड्री लगती थी, और जम्मू और कश्मीर का जो बाल्टिस्तान और गिलगिट का क्षेत्र है, वो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र था, और वहां पर बैठने का मतलब होता था कि इन सभी कंट्रियों पर वॉच कर लेना और इन सभी कंट्रियों पर दबाव बना लेना। तो ये जो पॉलिसी आई, वो रशिया या चाइना ने जो सपोर्ट किया कि इसको आजाद कर दिया जाए, उसका भी कारण यही था कि अंग्रेज भारत में रहेगा, इसका मतलब वो जम्मू कश्मीर में रहेगा। जम्मू कश्मीर हालांकि प्रिंसली स्टेट था, लेकिन पैरामाउंसी थी। पैरामाउंटेसी से मतलब कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन उनकी स्वायत्तता थी उसमें। तो ये रहेंगे, और किसी भी समय पर ये रहेंगे तो रशिया के ऊपर भी प्रेशर डाल सकते हैं इंग्लैंड, और इंग्लैंड चाइना के ऊपर भी प्रेशर डाल सकते हैं। उसके बाद की राजनीति आपने देखी भी, जब ये हट गए तो वो रशिया अफगानिस्तान में घुस गया। फिर अफगानिस्तान को आजाद करवाने के लिए अमेरिका ने मदद करी तालिबानियों की, और तालिबानियों की मदद करके अफगानिस्तान को उन्होंने आजाद करवाया। तो ये पूरा जो चक्कर चल रहा है ना, जितनी भी पॉलिसी चल रही है जम्मू कश्मीर को लेकर, वो एंग्लो यूएस पॉलिसी है। एंग्लो यूएस मतलब इंग्लैंड और यूएस। तो इनके ऊपर दबाव बना इंग्लैंड के ऊपर कि इस क्षेत्र को खाली करो, चूंकि युद्ध के वो हिस्से थे और रशिया बहुत मजबूत कंट्री था, उनको आजादी घोषित करनी पड़ी। लेकिन वो आजादी घोषित ऐसी करना चाहते थे कि किसी भी तरह से भारत ऐसा ना रह जाए कि भारत बहुत मजबूत हो जाए तो भारत का ही वही हाल हो जाएगा, चारों ओर जैसे इंग्लैंड कर रहा वैसे भारत कर लेगा। उन्होंने क्या किया, 1947 में एक एक्ट पास किया जिसको इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 कहा। ये जो इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 था, इससे भारत के 2 नेशन थ्योरी आई, क्योंकि जिना अड़ा हुआ था, और ये इंग्लैंड की चाल भी थी। इंग्लैंड चाहता था कि भारत टूटे, और भारत टूटकर वो सबसे पहला काम ये चाहते थे कि वो जो क्षेत्र है हिंदू कुश का या लद्दाख का, वो क्षेत्र किसी तरह भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाए। और रशिया भारत के बहुत नजदीक आ चुका था। इसका मतलब हो गया है कि रशिया वहां पर घुस सकता था, और रशिया अगर हमारे नजदीक था तो अभी बाकी के जो एरिया है वहां पर प्रभुत्व रशिया बना सकता था। तो ये भी एक पॉलिसी थी। इस बात को लेकर आप लोगों को शायद पता हो, अभी 10-12 साल पहले एक पत्र इश्यू हुए थे, रूजवेल्ट और चर्चिल के बीच में कुछ वार्ताएं हुई थी। रूजवेल्ट और चर्चिल के बीच में जो वार्ताएं हुई हैं, उसमें रूजवेल्ट ने चर्चिल को पत्र लिखा और यह बोला कि भारत रशिया के बहुत नजदीक जा रहा है, तुम भारत में बैठे हुए हो, भारत को आजाद करने से पहले कुछ ऐसी पॉलिसी बनाओ कि भारत तुम्हारे नजदीक रहे। और रशिया अगर भारत के नजदीक चला गया, जिस प्रकार से नेहरू चल रहे हैं या जिस प्रकार से देश चल रहा है, रशिया के नजदीक जा रहा है, तो उसका दुष्प्रभाव भविष्य में कभी पड़ सकता है, 100 साल बाद, 50 साल बाद, 200 साल बाद। चर्चिल ने जवाब दिया कि भाई मेरे पास फंड नहीं, हम युद्ध से आए हैं। तो रूजवेल्ट ने 50% ऑफर किया कि भारत को हथियारों की जरूरत है, तुम भारत के नजदीक जाओ, जो हथियारों में तुम्हारा खर्चा होगा या जो तुमको सब्सिडी देनी पड़ेगी, सस्ता देना पड़ेगा, उसमें हम तुमको 50% मदद करेंगे। क्यों भाई, अमेरिका क्यों 50% मदद करने लगा? उसका ना लेना न देना इस क्षेत्र से। इंग्लैंड तो यहां पे था, समझ में आता है, लेकिन अमेरिका का तो कुछ नहीं है। फिर अमेरिका क्यों ऐसा मदद करने पे तुला हुआ था? इसका मतलब उनका इंटेंशन वहां से
ऑलरेडी गलत था। अब वो पॉलिसी क्या बनाए, तो उन्होंने दिमाग में आया कि एक काम कर सकते हैं, पाकिस्तान को जो अलग करने का विचार किया है, पाकिस्तान को अलग करके एंग्लो यूएस फौजें या एंग्लो यूएस कंट्रोल पाकिस्तान पर बना रहेगा, और पाकिस्तान पे एंग्लो यूएस कंट्रोल बना रहेगा तो एक बेस मिलता रहेगा एशिया के अंदर, और एशिया के अंदर अगर एक बेस मिल जाएगा तो अपनी पॉलिटिक्स या अपनी जो प्रभाव है वो वैसा का वैसा बना रहेगा। तो वो चाहते थे किसी भी तरह से पाकिस्तान अलग हो, और दूसरी पॉलिसी के तहत जो युद्ध का क्षेत्र था वो गिलगिट और बाल्टिस्तान था, लद्दाख का क्षेत्र, वो जम्मू एंड कश्मीर के पास था। तो उन्होंने क्या किया, चूंकि दोनों ही कंट्रियों में फौजें तो अंग्रेजी थी इंडिपेंडेंट के समय पर, तो उन्होंने क्या किया कि इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास करके टू नेशन थ्योरी बनाई, और जितने प्रिंसली स्टेट थे उनको स्वतंत्रता दे दी कि वो भारत में जा सकते हैं या पाकिस्तान में जा सकते हैं। देखना उनको ये है कि ज्योग्राफिकल कंडीशन उनकी कैसी है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश का पोर्शन कहेगा कि हम पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं तो वो चले जाएंगे। ज्योग्राफिकली भी देखना है कि कौन किसके साथ जा सकता है। ज्योग्राफिकली हैदराबाद अगर जाना चाहता था तो ज्योग्राफिकली जा नहीं सकता क्योंकि उसकी कोई बाउंड्री पाकिस्तान से नहीं लगती। जूनागढ़ अगर जाना चाहता था तो वो ज्योग्राफिकली जा नहीं सकता क्योंकि उसकी बाउंड्री लगती नहीं। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का पोर्शन ऐसा था जिसकी बाउंड्री दोनों कंट्रियों से लगती थी, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर एक अधर में लटका हुआ स्टेट था। वो जिसको चाहे वहां का महाराजा उसके साथ वो विलय करने के लिए स्वतंत्र था। महाराजा ने पाकिस्तान सरकार के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट से मतलब होता है कि स्थिति बरकरार रखी जाए, स्टैंडिंग जो स्टैंडिंग है वहीं पर रखी जाए, इसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए। पाकिस्तान ने महाराजा के साथ कर भी लिया ऐसा एग्रीमेंट। महाराजा के साथ ऐसा एग्रीमेंट करने का मतलब यह निकलता है कि पाकिस्तान ने महाराजा की सॉवरेंटी को स्वीकार कर लिया, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट ही ना करता। सॉवरेंटी को स्वीकार कर लिया। सॉवरेंटी स्वीकार होने के बावजूद, चूंकि वो पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं थी, पाकिस्तान तो बेचारा है, आज भी पाकिस्तान बेचारा है, उसके पास अपना मस्तिष्क नहीं है, शरीर है उसके पास, मस्तिष्क तो एंग्लो यूएस चलता है। तो इंग्लैंड और यूएस की, चूंकि इंग्लैंड की फौजें वहां पर थी, तो यह हुआ कि आप कब्जा कर लीजिए। अभी स्टैंड स्टिल के बावजूद पाकिस्तान के कबायलियों ने हमला कर दिया, और मुख्य क्षेत्र उनको कौन सा जीतना था? बाल्टिस्तान और गिलगिट, लद्दाख का। उन्होंने बाल्टिस्तान और गिलगिट तक कब्जा कर लिया। इधर माउंटबेटन बैठे हुए थे भारत के गवर्नर जनरल। इसी पीरियड में जब उन्होंने कब्जा ऊपर से किया तो इसी पीरियड ने महाराजा को जो लेटर दिया गया था एक्सेशन के लिए, विलय पत्र, उस विलय पत्र पर 26 अक्टूबर सन 1947 को महाराजा ने दस्तखत करके माउंटबेटन को सौंप दिया। अब तो और खतरनाक हो गई सिचुएशन, क्योंकि वो तो चाहते थे किसी तरह से कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में मिल जाए, लेकिन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट रखा हुआ था। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की वजह से वो सॉवरेंटी स्वीकार कर चुके थे, तो सीधी फौजें तो हमला कर नहीं सकती थी। कबायली, उनकी फौजों में जो फौज बनाई उसको कबायली वेश रखकर भारत में कब्जा करवा दिया। इसके हमको बाकायदा प्रूफ मिले हैं इन्वेस्टिगेशन में कि वो पाकिस्तानी फौजें थी। बाल्टिस्तान और गिलगिट पर कब्जा हो गया। गिलगिट पर जब कब्जा हो गया तो अब उनका इंटेंशन क्या था? उनका इंटेंशन कभी जम्मू एंड कश्मीर को तो लेना था ही नहीं, उनका इंटेंशन तो वो युद्ध क्षेत्र कब्जा करना था। इधर माउंटबेटन बैठे थे, माउंटबेटन को सलाह दे दी गई, माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सलाह दे दी या कांग्रेस सरकार को सलाह दे दी कि तुम चले जाओ यूएनओ, और यूएनओ जाने के बाद तुम्हें वहां पर रिलीफ मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि विलय तो महाराजा कर चुके हैं भारत में। अब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो चुका है, और जम्मू कश्मीर अगर भारत का अभिन्न अंग हो चुका है तो अब तुम यूएनओ चले जाओ। और यूएनओ किसकी थी? रशिया को छोड़कर यूएनओ तो सब वही चला रहे थे। और यूएनओ चले जाओ का मतलब नहीं था सिक्योरिटी काउंसिल चले जाओ। सिक्योरिटी काउंसिल में का मतलब 5 बड़े राज्य, 5 बड़े राज्य जिसमें यूएसए होता था, अभी भी हैं, वही हैं। यूएसए है, चाइना है, रशिया है, फ्रांस है और इंग्लैंड है। और चूंकि ये सब कुछ सिस्टम यूएनओ बनाने का शुरू किया था अमेरिका ने, तो अमेरिका और इंग्लैंड उसमें प्रमुख भूमिका में थे।
अमेरिका और वहां सिक्योरिटी काउंसिल जाने का मतलब अमेरिका और इंग्लैंड के पास जाना, और अमेरिका इंग्लैंड की पॉलिसी क्या थी? उनकी पॉलिसी थी ये जो क्षेत्र है वो उस पर हमारा किस प्रकार से कब्जा बने, मतलब हमें कैसे बेस मिले। तो जब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट वगैरह सब रखे गए सिक्योरिटी काउंसिल में, तो सिक्योरिटी काउंसिल के सामने मजबूरी पड़ गई कि उनको यह बताना पड़ा कि भाई ये क्षेत्र जो है वो भारत का है, चूंकि विलय हो चुका है, ये क्षेत्र भारत का है। पाकिस्तान को सलाह दी गई कि आप अपनी फौजें वहां से तुरंत हटावें और भारत का हिस्सा खाली कर दें। उस यूएनओ में जब हमने कंप्लेंट की, वहां कोई डिस्प्यूट घोषित नहीं किया। यूएनओ के बारे में एक और बात आपको बता दें, यूएनओ कई एक ऑर्गन है उसकी, उन ऑर्गन्स में जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये मेन ऑर्गन है। उसके अलावा ट्रस्टीशिप काउंसिल वगैरह दूसरी ऑर्गन है, या सेक्रेटरेट। तो सेक्रेटरेट का बहुत ज्यादा रोल तो है नहीं पॉलिटिकल, सेक्रेटरेट तो सेक्रेटरीट का काम करती है। ट्रस्टीशिप काउंसिल का उन स्टेट्स में रोल था जहां जो डिस्प्यूटेड थे, जहां पर राजनीतिक एकता नहीं हो पा रही थी, उन क्षेत्रों को जब आजाद करना पड़ा तो उनमें ट्रस्टीशिप काउंसिल को बिठाना पड़ा। जैसे नामीबिया वगैरह के क्षेत्र ले लीजिए, साउथ वेस्ट अफ्रीका को साउथ अफ्रीका को दे दिया गया था, क्योंकि किसी देश को आजाद करना तो आपने कर दिया, लेकिन वहां पर एक पॉलिटिकल विल तो बनानी पड़ेगी जिसको टेक ओवर करे, जो सत्ता को ले, ऐसे थोड़ी ना छोड़ दिया जाएगा। अब वो छोड़े कैसे छोड़े, तो उसके लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई गई थी कि ट्रस्टीशिप काउंसिल को दे दो, और जब वहां पर परिस्थितियां नॉर्मल हो जाएं तो उस क्षेत्र को उसकी हैंडओवर कर दो वहां की पॉलिटिकल बॉडी को। तीन बड़ी ऑर्गन जो बहुत इंपॉर्टेंट थी या हैं आज भी, वो है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं, हेग में। ये डिस्प्यूट भारत सरकार के द्वारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं ले जाया गया, क्योंकि डिस्प्यूट था ही नहीं। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि हम शांतिपूर्वक हल निकालना चाहते थे। पाकिस्तान को हमसे अलग हुआ था, हमारा भाई था, इसलिए हमको लगता था कि इनसे युद्ध करके हमको क्या लाभ होने वाला है। ऐसा करते हैं, माउंटबेटन ने सलाह भी दे दी थी, ऐसा करते हैं कि भाई वर्ल्ड प्रेशर इनके ऊपर डलवाते हैं, विश्व के प्रेशर से ये क्षेत्र अपना खाली करवा लेते हैं। तो हम सिक्योरिटी काउंसिल गए, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं गए क्योंकि डिस्प्यूट नहीं था, हम सिक्योरिटी काउंसिल गए। सिक्योरिटी काउंसिल में दो तरह के प्रेशर होते हैं। एक तो जब हम कंप्लेंट करते हैं तो बाइंडिंग फोर्सेस के तहत जजमेंट होता है, और एक एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन लगता है। दो तरह के ज्यूरिडिक्शन है, एक बाइंडिंग ज्यूरिडिक्शन और एक एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। बाइंडिंग ज्यूरिडिक्शन के तहत भी हम नहीं गए। क्यों? क्योंकि हमें कोई बाइंडिंग नेचर नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरा क्षेत्र है। हमने उनको कहा था कि भाई आप सलाह दें क्या करना हमको, आप सुलह करवाइए, समझौता करवाइए। तो हम दूसरे चैप्टर 7 में गए, और चैप्टर 7 के सेक्शन 35 आर्टिकल 35 के तहत हमने कंप्लेंट फाइल की। वहां आर्टिकल 35 की कंप्लेंट में सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में यह निर्धारित हुआ कि भारत का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, अतः पाकिस्तान सर्वप्रथम वहां से अपनी सेनाएं वापस ले। और यह बात उन्होंने स्वीकार की कि पाकिस्तान वहां पर एग्रेसर है। एग्रेसर मतलब कुठारघाती है, पाकिस्तान ने वहां कुठाराघात किया। यह बात उन्होंने डिक्लेयर कर दी उस रेजोल्यूशन से, यूएन रेजोल्यूशन से। वो यूएन रेजोल्यूशन जनरल असेंबली का नहीं था, वो यूएन रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल का नहीं था, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नहीं था, और वो यूएन रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल के बाइंडिंग फोर्सेस का, बाइंडिंग ज्यूरिडिक्शन का नहीं था, वो केवल एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन का था। तो उन्होंने पाकिस्तान से बोला कि तुम इस जगह को खाली कर दो। उसके बाद प्लीबिसाइड करवाया जा सकता है। भारत से बोला कि अगर कोई डिस्प्यूट वहां पर होता है तो जनमत संग्रह करवाया जा सकता है, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो, नॉट ऑफ द बाइंडिंग नेचर कि वहां पर आपको करवाना है, उन्होंने करवाया जा सकता है। अच्छा, पूरे देश में जितने प्रिंसली स्टेट खाली हुए थे, जितने प्रिंसली स्टेट थे, वहां पर सब जगह जनमत की बात कही गई थी। जनमत कैसा? जनमत से मतलब कि कोई तरीका डायरेक्ट जनमत की बात नहीं है। जनमत का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी होती है, जो असेंबली है वो अपना व्यू दे। इसीलिए जब एक्सेशन हुआ तो सभी स्टेट्स में ये कहा गया कि भाई अपने यहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो,
और उन असेंबली के माध्यम से भारत के संविधान को अंगीकार कर लो, और अगर कोई दिक्कत है तो उस पर अपने प्रतिवेदन भेज सकते हैं। चूंकि भारत की आजादी के भारत का जब संविधान बना तो पूरे देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी नहीं थी, लेकिन कुछ राज्यों की ट्रावनकोर वगैरह की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी, तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं इसमें अभी स्वीकार करवा दो और बाकी की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विधानसभाएं जब बन जाएं तो वहां पर स्वीकार करवा देंगे। इस तरह वहां पर जनमत हो जाएगा। तो वो जो जनमत का मतलब था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली महाराजा जम्मू एंड कश्मीर में 1939 में ही बना चुके थे, जब जिन्ना का डिस्टर्बेंस चालू हुआ था, मुक्ति दिवस मनाया गया था, तभी से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहां पर बन गई थी और वो काम कर रही थी। तो अब जम्मू एंड कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का भी चक्कर नहीं था कि वहां असेंबली बनानी। इसका मतलब ये हो गया महाराजा का डिसीजन फाइनल था, जो उसने विलय पत्र दिया वो डिसीजन फाइनल था और संविधान को अंगीकार सीधा सीधा करना था। ठीक है, जब महाराजा ने भारत में विलय किया तो उसी लेटर पर किया जो बाकी 550 प्रिंसली स्टेटों ने किया। माउंटबेटन ने क्या किया कि एक्सेशन के लिए एक पत्र सबको लिखा, सभी स्टेट्स को, जितने प्रिंसली स्टेट थे 567 वर्षण हैं, उन सभी स्टेट्स को लिखा कि आप भारत में विलय कर सकते हैं, ये है हमारा पत्र, और इनको 15 अगस्त 1947 से पहले आपको स्वीकार करना है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के राजा ने क्या कहा, उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ कर लिया इसी में कि हमको नहीं विलय करना। भारत से भी उन्होंने ये ऑफर किया, लेकिन भारत ने कहा कि भाई हम आपके साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट नहीं कर सकते, हम उस पर विचार करेंगे। इधर जब पाकिस्तानी कबायली उसमें घुसाए तो महाराजा ने उसी पत्र पर, कोई दूसरा पत्र नहीं लिखा, उसी पत्र पर जिस पर 567 राजाओं ने विलय किया था, उसी पत्र पर दस्तखत किए। उस पत्र की अगर आप ओरिजिनल कॉपी देखेंगे तो उसमें ऊपर 2 लाइन ब्लैंक है, ब्लैंक से मतलब डैश करके छोड़ी गई, और पूरा लेटर एक सा है। उसमें राजा को अपने हाथ से लिखना था मी, राजेंद्र महेंद्र जो भी लिखते हैं सभी राजाओं को, कि हम ये स्वीकार करते हैं, ऐसा उन्होंने। तो इस पत्र पर कोई नई टाइपिंग नहीं हुई, कुछ नए सिरे से नहीं लिखा गया, उसी पत्र पर ऊपर जो 2 ब्लॉक खाली थे उसमें महाराजा ने अपना नाम पता भर दिया, और भरने के बाद दस्तखत करके 26 अक्टूबर सन 1947 को भारत में विलय कर दिया। ये 26 अक्टूबर 1947 में जो भारत में विलय हुआ, उसके बाद हम सिक्योरिटी काउंसिल गए। अब सोचो, हम सिक्योरिटी काउंसिल सन 1948 में गए, 1947 में हम सिक्योरिटी काउंसिल नहीं गए, विलय होने के बाद हम सिक्योरिटी काउंसिल नहीं गए। सिक्योरिटी काउंसिल हम जा रहे हैं 1948 में, 1 जनवरी 1948 को सिक्योरिटी काउंसिल में हम कंप्लेंट लेके गए। क्या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब हमने देखा कि भाई पाकिस्तान के साथ हमारे पास एक सोल्यूशन है कि या तो हम युद्ध लड़ें और नहीं तो हम वर्ल्ड प्रेशर बनवा सकते हैं। तो वर्ल्ड प्रेशर बनवाना या दूसरे लोगों से ये कहना कि भाई इनको मना करो, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने किसी को अधिकार दे दिया कि वो हमारे मामले में इंटरफेयर करेगा। हमने उनसे, सिक्योरिटी काउंसिल से सिर्फ इतना कहा कि भाई ये कंप्लेंट है हमारी, ये हमारे क्षेत्र में घुसाए हैं, इनको मना करिए कि हमारा क्षेत्र खाली करें। सिक्योरिटी काउंसिल ने ऐसा ही रेजोल्यूशन पास करके पाकिस्तान को बोला भी कि आप इनको खाली करिए। ये कंप्लेंट जो 1 जनवरी सन 1948 की है, इस पर सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 13 अगस्त सन 1948 को आया। 13 अगस्त 1948 को इस पर रेजोल्यूशन आया, और उस रेजोल्यूशन में यह कहा गया कि सबसे पहला काम यह करना है कि पाकिस्तान को यह क्षेत्र छोड़कर जाना है। कौन सा? बाल्टिस्तान और गिलगिट का क्षेत्र, जो मेन इंपॉर्टेंस का था। चूंकि लीगली मैटर कहां फंस गया था? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इसलिए पहले तो उनकी मंशा थी कि किसी तरह से इसको पाकिस्तान में विलय करवा दिया जाए, लेकिन वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट फंस गया बीच में, लीगल डॉक्यूमेंट। तो अब ये तो कहा नहीं जा सकता कि भाई उसमें विलय हो गया या हो कर सकते हैं, और विलय भारत में लीगल हुआ। तो कहीं पर भी सिक्योरिटी काउंसिल ने कभी ये नहीं कहा आज तक कि ये जो पत्र है या जो विलय है वो गलत था, या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड की ये नहीं कहा कि जम्मू एंड कश्मीर का भारत में विलय गलत है। इवन पाकिस्तान ने कभी ये नहीं कहा कि जम्मू एंड कश्मीर का भारत में विलय गलत है। और पाकिस्तान ने कश्मीर का जो हिस्सा उन्होंने कब्जा करके रखा,
उस हिस्से को भी अपने मुख्य धारा में नहीं लाए। इसका मतलब यह हो गया कि लीगली पूरे संसार ने माना कि जम्मू एंड कश्मीर का भारत में विलय नंबर 1 का है, अनडिस्प्यूटेड। और लोग जो आम धारणा लोगों की बनी है, जो ये कहते हैं कि नहीं साहब वो डिस्प्यूट तो सरकार ने पैदा किया और वो वहां पर ले गए। सरकार ने कोई डिस्प्यूट पैदा नहीं किया, हमने तो उनसे मदद मांगी कि भाई नई ऑर्गेनाइजेशन बनी है, हम भी उसके हिस्से हैं और पूरा वर्ल्ड उसका हिस्सा है। तो हमने उनसे कहा कि भाई आप तो आपका काम जो है मेंटेनेंस ऑफ पीस है, पीस मेंटेन करना आपका काम है, तो आप एक काम करिए, हमारे यहां पीस मेंटेन करवाने के लिए पाकिस्तान ये डिस्टेंस कर रहा है, इसको मना कर दो। तो हमने मना करने का मतलब क्या कि उनको अधिकार दे दिया क्या? और उन्होंने सलाह क्या दी? उन्होंने सबसे पहली सलाह यह दी कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो वहां से हट जाए। इसके बाद भारत सरकार ने कई एक डॉक्यूमेंट, कई एक क्वेश्चंस सिक्योरिटी काउंसिल से किए और उनके जो जवाब आए, उन जवाबों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा है। क्या क्या जवाब आए, कैसे जवाब आए? ये 1964-62 तक चलता रहा क्वेश्चन आंसर। उसमें भारत सरकार ने पूछा कि भाई अब आप कह रहे हो कि ये क्षेत्र खाली कर दें, तो ये क्षेत्र जब खाली होगा तो इस पर गवर्नेंस कौन करेगा? तो उन्होंने जवाब दिया गवर्नेंस करने का अधिकार भारत का है। उन्होंने कहा कि दूसरा लेटर लिखा, उन्होंने कहा साहब पाकिस्तान यहां पर बैठा हुआ है और पाकिस्तान को ये क्षेत्र खाली करना है, ये क्षेत्र खाली करने के बाद इसका क्या होगा जो पाकिस्तान के पास है? तो उन्होंने कहा जो पाकिस्तान के पास क्षेत्र है वो भारत का है, वो जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, इसलिए वो जम्मू एंड कश्मीर को मिलेगा। उसके बाद इस तरह से कई एक लेटर के ट्रांजैक्शन हुए जिसमें यह क्लियर हो गया कि यह हिस्सा भारत का है। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अपना जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, उसके बाद हमने सवाल जवाब किए। इसके बावजूद पाकिस्तान कई एक मंचों पर इसको ले जाता रहा, जनरल असेंबली में भी उन्होंने रखा, सिक्योरिटी काउंसिल में भी उन्होंने रखा। तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने, एमसी चांगला ने हमेशा एक ही बात कही कि पहले तो यूएन जो 13 अगस्त 1948 का रेजोल्यूशन है, उसके तहत पाकिस्तान का पहला काम है कि वो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जो कब्जा करके रखा उसको खाली करे, उसके बाद कुछ और सोचना। तो पहले यूएन रेजोल्यूशन जो पास हो चुका है, उस रेजोल्यूशन के अनुसार आपको चाहिए आप अपनी फोर्सेस को हटा दीजिए वहां से। पाकिस्तान ने आज तक वैसा कभी नहीं किया। खैर, ये सब तो एक लीगल बैकग्राउंड था जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा था, भारत में विलय हो गया। अब प्रॉब्लम अपने पास आती है धारा 370, आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 हो गया, आर्टिकल 371 हो गया, 371 ए बी सी डी हो गया, दुनिया भर के आर्टिकल बने हैं अलग अलग राज्यों से। और इस तरह का अरेंजमेंट केवल इनके साथ नहीं हुआ था, इस तरह के अरेंजमेंट और स्टेटों के साथ भी हुए थे। और भारत में विलय 15 अगस्त 1947 के बाद केवल जम्मू एंड कश्मीर का नहीं हुआ, 15 और स्टेटों के विलय हुए। ठीक, जैसे ये 26 अक्टूबर को आया तो कोई कभी आया, कोई कभी आया, वो जब जिन्होंने सहमति बनाई तब आ गए। भारत में जो तो अभी विलय की जब बात हो गई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से गवर्न हो रहे थे, नया संविधान तो बना नहीं था, नए संविधान के बनने का प्रोसेस चल रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1937 में 35 की धारा 306A एक नई धारा बनाई, जिसके तहत एक प्रोविजनल व्यवस्था की गई जम्मू एंड कश्मीर के लिए। यही धारा 306A बाद में जब संविधान बना तो आर्टिकल 370 के रूप में आई। आर्टिकल 370 पर जब पार्लियामेंट में चर्चा हुई तो पार्लियामेंट ने उसको स्वीकार करने से मना किया। हालांकि कुछ लीडर्स के दबाव के वजह से ऐसा हुआ कि 370 हमको बनानी पड़ी। दूसरा उसका लीगल कारण एक ये था कि जब 370 बनाई गई तो उसका जो बनाने का कारण भारत ने कुछ पेपर्स इशू किए थे, उनमें उन्होंने बोला, और अगर आप उसके कमेंट्री को पढ़ेंगे जो डिस्कशन हुआ, उन्होंने कहा था 370 हमने इसलिए बना के रखी क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इस समय रिविलियंस के कब्जे में है। रिविलियंस मतलब विरोधियों, शत्रुओं के कब्जे में है। वहां पर एक डिस्टर्बेंस चल रहा है, वहां पर अभी पूर्ण रूप से फैसला नहीं हो पाया। पूर्ण रूप से फैसला से मतलब
वो हिस्सा खाली करवाने का। वहां पर इस समय युद्ध क्षेत्र चल रहा है, इसलिए हमने उसको एक स्पेशल जगह पर, एक अलग जगह पर रख दिया। बट 370 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर सबसे पहले शुरू होता है टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल। टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन का मतलब क्या? ये हेडिंग है उसकी, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन इन रिलेशन टू द जम्मू एंड कश्मीर। अभी 1963-63 में उसमें एक और शब्द जोड़ दिया गया, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल। स्पेशल बाद में जोड़ा गया, जिस समय 370 बनी उस समय स्पेशल नहीं था वो कुछ भी। तो टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल। अब टेम्परेरी का मतलब क्या? टेम्परेरी तब तक जब तक वो पाकिस्तान का डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता, जो उन्होंने कब्जा करके रखा, या वहां पर जो इस तरह के काम पाकिस्तान कर रहा है, दूसरे कंट्री कर रहा है, वो तब तक सॉल्व नहीं होता। टेम्परेरी हमने तब तक रखा। और ट्रांजिशनल का मतलब हमने तब तक रखा जब तक इन ट्रांजेक्शन पूरी तरीके से सब कुछ सेटल नहीं होता। क्योंकि अपने को तरीका क्या था? तरीका ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास उनको भेजना था संविधान को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसका डिस्कशन होना था, और जो भी प्रावधान उसमें कम ज्यादा होने थे वो रिकमेंडेशन करनी थी, उसके बाद उसको स्वीकार कर लेना था। लेकिन जितने भी स्टेटों ने भारत में विलय कर लिया वो सभी भारतीय संविधान से बाध्य थे। जम्मू एंड कश्मीर भी भारतीय संविधान से बाध्य था। तो टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल उसमें रखा गया। और इस टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल के दौरान, मतलब इन ट्रांजिशन, इस पीरियड के दौरान प्रेसिडेंट को पावर दे दी गई आर्टिकल 370 से। और प्रेसिडेंट को पावर ये कह के दी गई कि भाई प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको कंट्रोल और गवर्न कर सकता है जब तक कि ये टेम्परेरी, ये ट्रांजिशनल चल रहा है। जब तक ट्रांजिशनल चल रहा है बिल्कुल ये शॉर्ट नहीं हो जाता। तो वो जो टेम्परेरी प्रावधान था वो भारत सरकार ने आज तक नहीं हटाया, और उसको लाइकली टू बी परमानेंट हो गया, उसको हटाना था, लेकिन वो लाइकली टू बी परमानेंट हो गया। लेकिन कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल या कोई भी ऐसा एलिमेंट जो संवैधानिक ना हो, वो अगर किसी एक्ट में रखा हुआ है सरकार की तरफ से, तो उसका मतलब वो लीगल नहीं हो जाता। उसका एक एग्जाम्पल है आपके पास, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, आपने सभी ने पढ़ा। इंडियन पिनल कोड की धारा 303 आपने पढ़ी, और धारा 303 अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो चुकी है बहुत पहले से, लेकिन आज भी बेयर एक्ट में छपी है क्योंकि सरकार ने उसको नहीं हटाया। तो सरकार अगर 303 नहीं हटाती आईपीसी से, तो इसका मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो जाती। मिट्ठू के केस में ऑनरेबल कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि धारा 303 असंवैधानिक है। अगर धारा 303 असंवैधानिक है तो सरकार का कर्तव्य बनता था कि वो धारा 303 को उससे हटा दे, लेकिन सरकार ने आज तक उसको 303 को बेयर एक्ट से नहीं हटाया, और ना ही उनके पब्लिकेशन जितने भी आ रहा है 303 लगातार लिखा हुआ आ रहा। क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि धारा 303 कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसी प्रकार संविधान का अनुच्छेद 370 आज की तारीख में अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि सरकार ने अगर उसको लिख के रखा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। वो टेम्परेरी था, ट्रांजिशनल था, असेंबली बन गई, संविधान अंगीकार हो गया, बात खत्म हो गई उसकी। 370 स्वतः समाप्त हो जाता है। और प्रेसिडेंट 370 का जब आप डिक्लेरेशन पढ़ेंगे तो उसमें मिलता है कि प्रेसिडेंट जब चाहे तब, जब उसको परिस्थितियां नॉर्मल लगें, तो वो 370 को समाप्त कर सकता है। यानी कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए पार्लियामेंट में कोई बहस की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पार्लियामेंट ने बता कर रखा कि ये टेम्परेरी है और ट्रांजिशनल है। ये बात हम घोषित करते हैं कि ये टेम्परेरी और ट्रांजिशनल है, और उन्होंने उसमें यह भी रखा कि प्रेसिडेंट इस पर ऑर्डर करके इसको समाप्त करने का अधिकार रखता है। तो अभी उसको पार्लियामेंट में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, वो तो समाप्त हो रहा है। और प्रेसिडेंट अगर उसको समाप्त नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो परमानेंट हो गया या वो वैलिड है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अभी 370 तो ठीक था, लेकिन 370 की आड़ में भारत के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। भारत के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, जिसके तहत सन 1954 में एक नया आर्टिकल बनाया गया, जिसको आर्टिकल 35 कैपिटल ए कहा गया। अनुच्छेद 35A, अनुच्छेद 35 स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी तो आपने पढ़े। आर्टिकल 35 कैपिटल ए, यह भारत के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। आर्टिकल 35 का जो कैपिटल ए है
आर्टिकल 35A कैपिटल लेटर्स में है, वो स्पेशल प्रोविजंस इन रिलेशन टू द जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशल प्रोविजंस इन रिलेशन टू द जम्मू एंड कश्मीर। ये जो स्पेशल प्रोविजन इन रिलेशन टू द जम्मू एंड कश्मीर है, वो मामला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास हुआ। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से मतलब प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 370 का हवाला देते हुए, आर्टिकल 370 में जो प्रेसिडेंट को पावर दी गई थी वो किस लिए दी गई थी कि आप फिलहाल जब तक कोई व्यवस्था नहीं होती तब तक इसको चलाइए और उसके बाद अपने ऑर्डर से इसको समाप्त कर दीजिए। तो अनुच्छेद 370 का हवाला लेते हुए प्रेसिडेंट ने उल्टा ऑर्डर कर दिया सरकार के दबाव। उस समय बाबू राजेंद्र प्रसाद ने पूछा भी था सरकार से, क्या प्रेसिडेंट को यह अधिकार है संविधान के तहत कि वो कोई आर्टिकल बना दे? आज भी आप पूरे संविधान को खंगालिए, आपको मिलेगा कि किसी भी प्रेसिडेंट को या सरकार को यह राइट नहीं है कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से संविधान में संशोधन कर सके। यानी कि आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 जिसमें पावर है पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर है आर्टिकल 368 में, और केशवानंद भारती के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर है आर्टिकल 368 में, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या? भारत की अक्षुण्णता, यही तो बेसिक स्ट्रक्चर जो पीएमएल में दे रखा है, भारत की अक्षुण्णता, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यही तो सब है ना। तो भारत की इंटीग्रिटी को, भारत में इक्वालिटी को, भारत में सिंगल सिटीजनशिप, ये सब कुछ क्या है? ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में ये डिक्लेयर भी किया कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की पावर पार्लियामेंट को अनलिमिटेड है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। अगर पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती तो प्रेसिडेंट को कौन राइट देता है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर देगी? अनुच्छेद 35A का बनाने का मतलब यह आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ करना, क्योंकि भारत की अक्षुण्णता पर उस पर कुठाराघात हो रहा है, क्योंकि भारत में जो सिंगल सिटीजनशिप है उस सिटीजनशिप पर कुठाराघात हो रहा है। भारत में जो आर्टिकल 19 के प्रावधान है, राइट टू मूवमेंट एंड ट्रेड एंड बिजनेस इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, उस पर कुठाराघात है ना। तो संविधान के जो मूलभूत स्ट्रक्चर हैं उसमें आर्टिकल 35A कैसे पास हो सकता है बिना पार्लियामेंट में रखे, बिना अनुच्छेद 368 का प्रयोग किए? तो बाबू राजेंद्र प्रसाद ने सरकार से पूछा कि आप बतावें, क्या मुझे राइट है कि 368 के तहत मैं संविधान में संशोधन कर सकता हूं? लेकिन भाई सरकार प्रबल थी और सरकार ने कहा कि श्रीमान जी आप 2 बार से ज्यादा वापस नहीं कर सकते, आप इसको दस्तखत करिए और वापस करिए, अदरवाइज तुम्हारी सीट भी खतरे में। दस्तखत किए गए। आर्टिकल 35A, अगर कोई भी वैसे भी कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑर्डिनेंस पास करती है, आर्टिकल 123 में कोई ऑर्डिनेंस पास करता है प्रेसिडेंट, तो वो ऑर्डिनेंस कब तक रहता है, कब तक जिंदा रहता है? वो ऑर्डिनेंस केवल तब तक जिंदा रह सकता है जब तक पार्लियामेंट की सिटिंग नहीं होती। इमरजेंसी में प्रावधान बनाए जा सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक कि पार्लियामेंट की सिटिंग नहीं होती, और पार्लियामेंट की फर्स्ट सिटिंग से लेकर 6 हफ्ते के अंदर उसको पार्लियामेंट में रखना होता है, और 6 हफ्ते के अंदर अगर उसको पार्लियामेंट में नहीं रखा, उस पर दोबारा आपने जनमत नहीं लिया, तो वो स्वतः शून्य हो जाता है। ये तो पढ़ा है ना आपने, एक बिहार का केस हम लोगों ने पढ़ा था, डीसी वाधवा का पढ़ा था ना। उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था यदि किसी विधेयक को, किसी ऑर्डिनेंस को उसमें नहीं रखा जाता तो वो स्वतः समाप्त हो जाता है, और उसको दोबारा पास भी नहीं किया जा सकता एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। ये हम लोगों ने पढ़ा है पीछे कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसको दोबारा पास भी नहीं किया जा सकता अगर एक बार प्रोसेस से निकल गए। एक बार प्रोसेस से निकलने का मतलब ये बनता है कि एक बार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो गया, यानी कि एक बार ऑर्डिनेंस पास हो गया और हाउस लगा, और हाउस के 6 हफ्ते के अंदर उसको हाउस में नहीं रखा गया, वो समाप्त हो जाता है। तो सरकार चाहती थी, बिहार में क्या हुआ कि लगभग 69 एक्ट ऐसे रेजोल्यूशन पास हुए जो कभी हाउस में रखे ही नहीं गए। क्या करते थे वो? उन्होंने ऑर्डिनेंस पास करवाया, असेंबली हुई, असेंबली के 6 हफ्ते पास हुए, अपने आप समाप्त हो गया। जैसे असेंबली समाप्त हुई फिर से ऑर्डिनेंस ले गए, लेकिन हाउस में नहीं रखा उन्होंने।
तो इस बात को वाधवा साहब पकड़ गए, उन्होंने इस पर पीआर डाल दी। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा अगर एक बार ऑर्डिनेंस पास हो चुका है और उसको विधानसभा में नहीं रखा गया तो दोबारा उसी विषय पर ऑर्डिनेंस पास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फिर तुम जानबूझ के संविधान के मामलों का उल्लंघन कर रहे हो। यानी कि आर्टिकल 35A अगर ऑर्डिनेंस से भी बन गया था, ऑर्डिनेंस से भी बन गया था, तो ऑर्डिनेंस के बनने के बावजूद उसको पार्लियामेंट में रखना था। अब वो कहते हैं साहब अनुच्छेद 370 ने पावर दी है प्रेसिडेंट को कि वो आर्टिकल 35A पास कर सकता है। हम ये पूछते हैं कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368 और आर्टिकल 370, क्या आर्टिकल 370 आर्टिकल 368 के ऊपर प्रिवेल करेगा? नहीं कर सकता। आर्टिकल 368 प्रिवेल करेगा क्या? जाहिर सी बात है करेगा। अगर आर्टिकल 368 370 के ऊपर प्रिवेल करता है तो फिर जाहिर सी बात है कि आर्टिकल 35A अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 35A में ही ये राइट दिए गए थे कि जम्मू एंड कश्मीर के नागरिकों को एक विशेष दर्जा दिया जाए। आर्टिकल 370 में कहीं भी जम्मू एंड कश्मीर के नागरिकों को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। जो भी विशेष दर्जा दिया गया वो 1954 में दिया, जब संविधान बन चुका था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटल हो चुकी थी, और स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो उनकी 1939 में ही बन चुकी थी जम्मू एंड कश्मीर की। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का तो कोई मतलब ही नहीं रहता था। ट्रांजिशन भी समाप्त हो चुका था क्योंकि सब कुछ सेटल हो चुका था। तो 1954 में जो ऑर्डर बना, दैट इज ए पॉलिटिकल फ्रॉड विद द गवर्नमेंट, विद द पीपल्स ऑफ इंडिया। भारत के लोगों के साथ ये एक पॉलिटिकल फ्रॉड हुआ। ये आर्टिकल 370 का एक सच है। अच्छा, जब भारत के विलय के बारे में आप जानना चाहें तो भारत सरकार ने भारत में विलय होने वाले स्टेट्स के ऊपर एक लीगल डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था। वो लीगल डॉक्यूमेंट जो पब्लिश किया था उसको हम लोग व्हाइट पेपर के नाम से जानते हैं। भारत सरकार ने व्हाइट पेपर इशू किया था। मैं वो व्हाइट पेपर आपको पढ़कर जरा सा सुनाता हूं तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्या है व्हाइट पेपर में। व्हाइट पेपर, बाकी तो सभी स्टेटों के लिए उन्होंने व्हाइट पेपर इशू किए थे, जितने भी स्टेट भारत में विलय हुए थे उनकी सबकी प्रक्रिया और ये वो बताया था। हम लोग केवल रेलिवेंट पोर्शन जम्मू एंड कश्मीर से लेकर देखते हैं। तो वो जो आर्टिकल 370 है उसके एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फाइनल क्या है, इफेक्ट क्या होंगे 370 के व्हाइट पेपर के। व्हाइट पेपर क्या बोलता है? वो बोलता है कि द इफेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन इज दैट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंटिन्यूज टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। क्या सबसे पहला काम उन्होंने बताया कि इसका इफेक्ट 370 का ये है, या भारत में विलय होने का मतलब ये है कि ये द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंटिन्यूज टू द पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का हिस्सा बना रहेगा। इस पर उसके स्टेटस पे कोई फर्क नहीं आएगा। दूसरा कहता है इट इज ए यूनिट ऑफ इंडियन यूनियन, ये भारत संघ के, भारतीय संघ के यूनिट की तरह काम करेगा और यूनियन पार्लियामेंट को इस पर लॉ बनाने का राइट होगा। ये व्हाइट पेपर इशू कर रही है सरकार। makes law for this state on matters specified either in instrument of annexation or by later addition with concurrence of the government of the state। वो कहते हैं कि ये जो भारतीय पार्लियामेंट को उस पर लॉ बनाने का राइट होगा, लेकिन उसको दिमाग में रखना है कि लेटर ऑफ एक्सेशन में जो विषय दिए हैं उन पर ही करना है। लेटर ऑफ एक्सेशन में जो मैं विषय दिए उन पर करना। आगे वो बोलते हैं इसी पत्र में, an order has been issued under article 370 specified the matter in respect of which the parliament may make laws for Jammu and Kashmir state। क्या कहता है कि आर्टिकल 370 स्पेसिफाइड, वो स्पेसिफाई करता है द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। ठीक। दूसरा, द प्रोविजन अदर देन आर्टिकल 1 and 370 which shall apply to the state, steps will be taken for the purpose of convening the constituent assembly which will go into these matters in detail, and when it come to the decision on them it will make a recommendation to the president who will either abrogate article 370, क्या, who
it will be make a recommendation to the president who will either abrogate article 370 or direct that it shall apply with such modification and expectations as he may specify. यानी कि प्रेसिडेंट को राइट है कि वो आर्टिकल 370 को समाप्त कर सकता है जब डिबेट्स खत्म हो जाएं, जब सेटिस्फैक्शन हो जाए। ये व्हाइट पेपर भारत सरकार के द्वारा पब्लिश थे और इन व्हाइट पेपर्स पर कभी किसी ने कोई विरोध नहीं किया। इवन जम्मू एंड कश्मीर का जो संविधान उन्होंने अलग से बनाया 1957 में, उस संविधान में भी ये प्रावधान रखा। सबसे पहला उन्होंने यही लिखा है कि जम्मू एंड कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। वहां का संविधान जब पास हुआ तब भी यही लिखा गया कि जम्मू एंड कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आर्टिकल 35A एंड आर्टिकल 370 प्रोवाइड्स द पावर टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। वो बोलते हैं कि 370 और 35A में ये हमको प्रावधान दिया, पावर दी गई है कि हम इस विषय पर कुछ काम कर लें। तो 370 तो टेम्परेरी ट्रांजिशनल था, वो कैसे पावर दे सकता है? वो तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के खत्म होते ही खत्म हो गया था, नहीं? और आर्टिकल 35A कैसे पावर दे सकता है? वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पैदाइशी था, उसकी तो जन्म ही फ्रॉड से हुई थी, वो कैसे पावर दे सकता है? अतः जो वहां पर संविधान बनाया गया वो सर्वदा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो संविधान ही नहीं है, उसको माना नहीं जा सकता। भारत का पूरा संविधान वहां पर लागू होता है। अब 370 की आड़ में क्या क्या करते रहे अभी तक लोग, वहां के या यहां के? भारत ने कभी उस पर विचार नहीं किया, इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में आया कि 370 बना हुआ है, इसलिए उनको अलग से स्टेटस दे दिया गया है, वो मर्जी वो करें। उनको ये लगा कि हमको स्पेशल स्टेटस दे दिया गया, हम मर्जी वो करें। बाद के पॉलिटिशियंस ने उस पर बहुत तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि मैटर बहुत बड़ा था ही नहीं, इस प्रकार मैटर उलझा हुआ ही नहीं था कि उस पर बहुत तवज्जो दिया जाए, जितना आज उलझा के रख दिया गया उसको। वो एक भूल थी कि आर्टिकल 370 समय पर समाप्त नहीं किया। जैसे हमने कहा अनुच्छेद 300, वो धारा 303 आईपीसी की, उसको समाप्त कर देना चाहिए। उसको समाप्त ना करके कभी भविष्य में ये नासूर बन जाए, हालांकि ये नासूर नहीं बन सकता क्योंकि कोर्ट के जुरिडिक्शन में लगता है, लेकिन 370 नासूर बन गया। कैसे? वही जो गलती पार्लियामेंट ने कर दी, उसको समय पर ना समाप्त करके, जब उसका समय समाप्त हो गया था तो उसको हटा देना था वहां से। वो ना समाप्त करके वो पड़ा रहा और पड़े पड़े एक दिन नासूर बन गए। जैसे आपके फोड़ा फुंसी हो जाए या आपके हाथ में कोई फांस लग जाए, कोई लकड़ी चुभ जाए, तो वो बहुत नुकसान आपको नहीं कर रही, लेकिन वो पड़ी रहेगी तो जरूर गला देगी, तो नासूर बन जाएगा। इसलिए ये जरूरी होता है कि अगर कोई फांस लगी है तो उसको निकाल के फेंक दिया जाए। 370 में भी ऐसा ही कुछ था, उसको उसी समय निकालकर फेंक देना चाहिए था। वो जो न फेंकना और भूल कर जाना, वो नासूर बन गई है। और वो दूसरे लोगों ने उस पर एक कैंपेन बनाकर, एक कैंपेन बनाकर प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, जो देश को बरगलाने लगे और गलत तरीके से देश के सामने रिप्रेजेंटेशन करने लगे। जबकि व्हाइट पेपर को देख लीजिए, यूएनओ के रेजोल्यूशन को देख लीजिए, या यूएन में जो कंप्लेंट हम लेके गए उसको देख लीजिए, या जो भारत में एक्सेशन हुआ उसको देख लीजिए, ये सारे के सारे कहते हैं कि कोई डिस्प्यूट था ही नहीं, केवल समय की ये मार हुई जो समय पर इसको समाप्त नहीं किया गया और आर्टिकल 35A अलग से बनाकर रख दिया गया। इस पर आप लोग अध्ययन करिए तो आपको इसमें बहुत सारा मैटर मिलेगा जो ये बताता है कि नहीं भाई, ये सब गड़बड़ सड़बड़ चल रही है और कर रहे हैं लगातार। ठीक, बाकी इस पर एक बात और है, पाकिस्तान के विषय को अगर हम लेकर कहें तो पाकिस्तान से हमारे 2 एग्रीमेंट हो चुके हैं। एक 65 की लड़ाई में हुआ था और एक 71 की लड़ाई में हुआ था। एक को ताशकंद समझौता कहते हैं और एक को शिमला समझौता कहते हैं। ताशकंद और शिमला समझौता जब कश्मीर को लेकर हो चुका है और वो भारत का हिस्सा मान चुके हैं, तो अब वो तो डिस्प्यूट रख ही नहीं सकते, वो तो किसी औकात नहीं रखते कि वो इस पर कोई बात भी करें। क्यों? क्योंकि पहले तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट उन्होंने महाराजा के साथ किया था, उसके बाद 1966 में एक ट्रीटी हुई और उसके बाद 1971 में एक ट्रीटी हुई और जम्मू कश्मीर को हमारा हिस्सा मान लिया गया। तो वो तो बोलने की औकात ही नहीं रखते कि वो कुछ बोल भी सकें।
लेकिन भाई बोलने वाला कुत्ता तो भौंकता है, वो लगातार भौंकता ही रहता है, उसको चुप नहीं किया जा सकता और कोई चुप कर भी नहीं सकता। लेकिन अपना काम ये बनता है कि कुत्ते को भौंकने दें, उसको अगर ज़्यादा कुछ करेंगे तो फिर वो और तेज भौंकने लगेगा, और या फिर कुत्ते को मार दीजिए। दो में से एक काम है, तो कुत्ते पर भौंकने के बजाय कुछ बोलिए नहीं, उसको भौंकने दीजिए, या फिर जब उस पर बोलिए तो उसको मार ही दीजिए, तब हो जाएगा। ऐसे नहीं मानने वाला। ठीक है।